निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगीजियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो इन्होंने प्राप्त किया था 1510 में। उस समय पुर्तगीज का गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। क्योंकि भारत आने वाली सबसे पहली कंपनी कौन थी? पुर्तगीज। सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनी कौन सी आई है? पुर्तगीज। उसके बाद आए हैं डच। तो सबसे पहले आए पुर्तगीज, फिर आए डच, उसके बाद फिर आए अंग्रेज और फिर आए आपके फ्रांसीसी। डेनिश के बारे में बहुत कम चर्चा मिलती है। तो ये PDF ट्रिक भी है। P फॉर पुर्तगीज, D फॉर डच, E फॉर इंग्लिश या अंग्रेज, F मतलब फ्रांसीसी। इनमें सबसे पहले क्रम में कौन आ रहे हैं? पुर्तगीज। और पुर्तगीजियों में भी सबसे सफल जो रहा, जो भारत तक पहुंचा, उसका नाम था वास्को डी गामा। क्या कहते हैं? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सबसे पहले समुद्र मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपीय है। समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपीय है वास्को डी गामा। और ये भारत कितनी बार आया है? 3 बार आया है। कितनी बार? 3 बार ये भारत में आया। सबसे पहले 1498 में, दूसरी बार 1502 व 3 के लगभग में, और तीसरी बार 1524 में। पेट एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था पेट में, वो ये था कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 1527 में कोच्चि में हुई थी। कोच्चि कहाँ है? केरल में। सबसे पहले ये कहाँ आया भी? केरल में, कालीकट तट पर। और इसका स्वागत किसने किया था? राजा जमोरिन ने किया था। और यहाँ के मसालों से इसे कितने गुना लाभ हुआ था? 60 गुना का लाभ हुआ था वास्को डी गामा। और जब कोच्चि में आया तो इन पुर्तगीजियों ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई भी कहाँ पर? कोचीन में इन लोगों ने पहली फैक्ट्री भी बनाई। और इस फैक्ट्री को देख रेख करने के लिए जिस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ी उसे वायसराय कहा गया। क्या कहा गया? वायसराय कहा गया। और भारत आने वाला पहला पुर्तगीज वायसराय जो था उसका नाम था अल्मीडा। पहला पुर्तगीज वायसराय अल्मीडा। दूसरे का नाम है अल्बुकर्क। क्या नाम है? अल्बुकर्क। इसी ने ही गोवा को छीना था। और तीसरा या नाम मिलता है नीनो डी कुन्हा। क्या नाम मिलता है? नीनो डी कुन्हा। तो ये 3 गवर्नरों को याद रखना, या वायसरायों को। ये पुर्तगीज वायसराय थे। इसी कुन्हा ने ही पुर्तगीजों की राजधानी पहले कोचीन हुआ करती थी, कोचीन से बदलकर गोवा को बनाया था। किसने? कुन्हा ने। और गोवा को जीता किसने? अल्बुकर्क ने। भारत में पुर्तगीज साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? अल्बुकर्क को। और पुर्तगीजों का संस्थापक किसे कहते हैं? अल्मीडा को। उम्मीद कि आपको इतनी बातें समझ में आई होगी कि भारत आने वाली पहली कंपनी पुर्तगीज है। और पहला यात्री जो समुद्री मार्ग से आया वास्को डी गामा कितनी बार आया है? 3 बार आया है, मैंने बताया आपको। और इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। जो सबसे पहले आए वो सबसे बाद में गए। ये कब गए? तो पुर्तगीज 1961 में गोवा को छोड़कर गए। सबसे पहले आए 1498 में और सबसे बाद में गए 1961 में। प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव है जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। यह किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी जानते हैं, हुगली नदी के किनारे है। प्लासी का युद्ध जो अपने रोमांस और भारत के दुर्भाग्य के लिए जाना जाता है, जिसमें उस नवाब मीर जफ़र की गद्दारी आज भी स्पष्ट होती है। ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला जो लड़ रहा था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, और इन सिराजुद्दौला को पराजित किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने पराजित किया था? रॉबर्ट क्लाइव, जो चलकर आगे बंगाल का पहला गवर्नर बना। रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध में पराजित किया था। पराजित न कर सकता, पर मिर्जा जाफ़र की गद्दारी ने, जो इसके सेनापति थे, किसके? सिराजुद्दौला के, उसने इनको धोखा दिया। और उस धोखे का परिणाम यह रहा कि इसी प्लासी युद्ध की विजय से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कर गई कहाँ? भारत में। अभी तक वह जाने को सोच रही थी, लेकिन इस युद्ध विजय ने उन पर ठहराव ला दिया कि नहीं, अब छोड़कर भागना नहीं है, रुकना है। तो प्लासी के युद्ध ने ठहराव लाया और बक्सर के युद्ध ने ये हालत तय कर दी कि अब भारत में हमको शासन भी करना है। शासन सत्ता भी किसके अनुसार चलेगी? तो हमारे अनुसार। तो मीर जफ़र ने ही गद्दारी की थी किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। और उस मीर जफ़र ने गद्दारी की थी किसके साथ मिलकर? रॉबर्ट क्लाइव। इसलिए मीर जफ़र को रॉबर्ट क्लाइव का गधा, रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले थे? सबसे पहले कौन थे? अभी हम लोगों ने बात की है पुर्तगीज, क्योंकि सबसे पहले केरल के कालीकट तट पर आए।
कडाबू बंदरगाह पर उतरे थे, जहाँ के स्थानीय राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का खूब भव्य दिव्य स्वागत किया था और यहाँ से उसने मसालों का व्यापार किया था। केरल को मसालों का बागान कहते भी हैं। तो पुर्तगीजियों ने यहीं पर अपनी पहली फैक्ट्री भी लगा दी थी, कहाँ पर, कोचीन में, और दूसरी लगाई थी कन्नूर में। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? आप सभी जानते हैं, लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक ब्रिटिशों ने शासन किया है। तो भारत आने वाली तीसरी कंपनी कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका गठन सन 1600 में हुआ था। कहाँ पर? ब्रिटेन में। और जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय भारत का सम्राट कौन हुआ करता था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और इस कंपनी को सबसे पहले अधिकार पत्र दिया था महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के पूर्वी देशों से व्यापार का एक अधिकार मिला था, और इसे अनिश्चित समय तक बढ़ा दिया था किसने? सम्राट जेम्स प्रथम ने। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो वो थी पुदुचेरी। भारत में तीसरी जो कंपनी थी, चौथी कंपनी, वो फ्रांसीसी थी। फ्रांसीसी एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो सरकारी कंपनी थी। अभी तक जितनी कंपनियां भारत में व्यापार करने हो, सब के सब निजी कंपनी थी, लेकिन ये सरकारी कंपनी थी। सरकार इसका स्वयं नेतृत्व कर रहा था। लुई 14वें के काल में मंत्री कोलबर्ट के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था भारत से व्यापार करने के लिए, और इन्होंने अपनी उपनिवेश राजधानी किसे बनाया था? पांडिचेरी को बनाया था। इन फ्रांसीसियों का 1954 तक भारत पे प्रतिनिधित्व बना रहा। 1954 में ये भारत से वापस लौटे हैं आज़ादी के 4 साल बाद। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता था? उसे कहते थे प्रचंडगढ़। मराठा साम्राज्य के बारे में आप जानते हो कि साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक थे वो शिवाजी महाराज थे, जिन्हें हम लोग छत्रपति शिवाजी कहा करते थे। इनकी राजधानी रायगढ़ हुआ करती थी। राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी के प्रशासन को देख रेख करने के लिए 8 मंत्री होते थे, जिन्हें हम लोग अष्टप्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टप्रधान। उन्हीं के द्वारा इनके पूरे प्रशासन का संचालन किया जाता था। पर उसमें सबसे प्रमुख निर्णय किसका होता था? शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले मुगलों से मुलाकात कब की थी? 1657 में। सवाल पूछा जाता है। अफजल खां की हत्या की थी 1659 के लगभग में। 1659 में अफजल खां की हत्या कर दी, और इस तरह से शिवाजी जाकर के 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया, और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी के कुल 8 पत्नियां बताई जाती हैं, 2 पुत्र बताए जाते हैं। एक का नाम संभाजी, दूसरे का नाम राजाराम। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? 1802 में। आप सुना होगा आंग्ल मराठा युद्ध, आपने ये सुना होगा। अंग्रेजों ने आक्रमण किया था किस पर? मराठों पर। तो आंग्ल मराठा युद्ध कितना हुआ है? तो अंग्रेजों ने 3 बार मराठों पर आक्रमण किया है। कितनी बार? 3 बार आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। पहला जो हुआ वो 1775 से लेकर के 82 तक चला। दूसरा जो था वो 1802 से लेकर के 5 तक चला, या 1803 से 5 तक कहीं कहीं मिलेगा, 1802 से 5 तक चला। और तीसरा जो था वो 1817 से लेकर 1818 तक चला। तो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था सालबाई की संधि से। 1882 में सालबाई की संधि हुई। दूसरा वसीन की संधि हुई, और 1818 के लगभग में पूना की संधि हुई थी। तो ये संधियाँ भी ध्यान में रखना है। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में, और इस पानीपत के तीसरी लड़ाई में अफगानों ने मराठों को पराजित कर दिया था। यहीं से मराठों के पतन का मार्ग प्रशस्त हो गया था। पानीपत का कुल 3 युद्ध हुआ है। पहला युद्ध हुआ 1526 में, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में, अकबर ने हेमू या हेमचंद्र को पराजित कर दिया। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, तो उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो इनकी राजधानी रायगढ़ में इनको छत्रपति का खिताब सौंपा गया था। एक विद्वान थे, काशी के विद्वान गंगा भट्ट ने किताब इनको सौंपा था। सिंहगढ़ के किले के सफल बचाव में मुगल सेना के खिलाफ
लड़ने वाला कौन सा मराठा योद्धा मारा गया था? तो वे थे तानाजी मालसुरे। तानाजी मालसुरे में से किसकी शुरुआत हार्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेंटिंग्सबर्ड द्वारा की गई थी? तो वह व्यवस्था थी आपकी भू राजस्व व्यवस्था महालवाड़ी। महाल का अर्थ होता है गांव या गांव का समूह। ठीक है, अब बात करें, ये सभी ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त, या जिसे हम लोग जमींदारी, इस्तमरारी, मालगुजारी के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत 1793 में हुई थी। रैयतबाड़ी की शुरुआत 1820 में की गई थी और महालवाड़ी की शुरुआत 1822 में की गई थी। आप जानते हैं रैयतबाड़ी भारत के 51% भूभाग पर लागू था। कितने प्रतिशत? 51% भूभाग पर। अस्थाई बंदोबस्त भारत के 19% भूभाग पर आरोपित किया गया था और महालवाड़ी भारत के 30% भूभाग पर आरोपित किया गया था। ये सभी ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था थी। रैयत का मतलब होता है किसान, बाड़ी का मतलब क्षेत्र। सीधा किसानों से जब लगान वसूले जाने लगा तो उसे हम लोग रैयत बाड़ी व्यवस्था कहते हैं। सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान राज्य से हुई है, तो वो राज्य है आपका केरला। मसालों का बागान केरल, जहां पर सबसे पहले विदेशियों का आगमन भी हुआ। भू राजस्व की प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए और वो ब्रिटिश जिसे सीधा वसूल करती थी। अभी मैंने आपको बताया उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैयत बाड़ी व्यवस्था। कि जब सीधा उनसे कौन वसूलने लगे? किसानों से वो लगान वसूलने लगे। उस व्यवस्था को हम लोग रैयत बाड़ी के नाम से जाना जाता है। राजस्व बंदोबस्त की महालवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना है। इस प्रणाली में जमींदार को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार था। जी नहीं, ये व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त में था, महालवाड़ी में नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली है? उसे हम लोग कहते हैं निज। क्या नाम है? निज, जिसका उपयोग किया जाता था नील खेती में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किसने रैयत बाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो रैयत बाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के काल में। और कब शुरू की गई थी? 1820 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमास्ता या गोमस्ता किसे कहा जाता था? तो ये हम लोग जुलाहों का निरीक्षण करने, सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता को परखने वाले भाड़े के नौकरों को गुमास्ता या गुमस्ता कहा जाता था। भारत के किन सामानों ने मशीनीकृत उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था? तो वह था आपका रेशमी और सूती माल के लिए। भारत में इन कपड़ों की जो कारीगरी थी वो बड़ी ही खतरनाक और तजुर्बेकार होती थी। विश्व के सभी बाज़ारों को अपने तरफ आकर्षित कर रखी थी। ये भारत की जो कलाकारी थी, हथकरघा उद्योग जो था, उसने पूरे दुनिया को अपना अनुपम सौंदर्यता पेश किया था। पर अंग्रेज़ों ने इस सब को तहस नहस कर दिया। को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल में भूमि का आकार विविध था। अंग्रेजों ने इसे 1 एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानकीकृत किया था। तो उस प्रणाली को हम लोग बीघा कहते थे। क्या कहते थे? बीघा। आज भी हमारी ज़मीन का माप इसी आधार में होता है। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय पुलिस प्रणाली का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसी ने ही कॉर्नवालिस संहिता शुरू किया था और इसी ने सबसे पहले प्रत्येक जिले में चौकी, पुलिस थानों की स्थापना की या चौकी की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस से। लॉर्ड कर्जन भारत का सबसे बदनाम गवर्नर है। इसकी बदनामी का कारण क्या है? बंगाल विभाजन। 1905 में इसने बंगाल के ही नहीं भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे और वो घटना है बंगाल विभाजन 1905 में। रॉबर्ट क्लाइव, जिसे हम लोग बंगाल का पहला गवर्नर कहते हैं, इसी ने सबसे पहले बंगाल में दैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की उपज है? अभी हम लोगों ने बात किया, उसी को कहेंगे डुअल गवर्नेंस या दोहरा शासन।
डुअल गवर्नेंस या दोहरा शासन, या जिसे हम लोग द्वैध शासन कहते हैं, द्वैध शासन का जनक लियोनिल कार्टिस को माना जाता है और इसे लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। कब? 1765 में दोहरा शासन लागू किया था। और इसे समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इसको समाप्त कर दिया था। भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर कौन है? लॉर्ड रिपन। क्यों लोकप्रिय हुआ? क्योंकि इसी के काल में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। और इसी के काल में भारत में 1881 में सबसे पहले नियमित 10 वर्षीय जनगणना की भी शुरुआत हुई थी। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के ही काल में। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद किया गया था? तो वो 1858 में। ये हमारे आखिरी मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, और ये कहते हैं पहले बादशाह थे जिनको शेरों और शायरियों का बड़ा शौक था। इनके दरबार में मिर्जा गालिब रहा करते थे। कौन रहा करते थे? मिर्जा गालिब रहते थे। इनके सेनापति बख्त खां थे। इनकी पत्नी का नाम जीनत महल है। 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? 1857 के समय भारत का नेता कौन था? तो बहादुर शाह जफर को ही बनाया गया था। और इनको अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था? रंगून। रंगून उस समय बर्मा की राजधानी हुआ करती थी। रंगून पर एक बड़ा मशहूर गाना भी आया बाद में कि मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। मिर्जा इस बहादुर शाह जफर के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्त, तो इनकी योग्यता तो विशेष नहीं थी, पर विद्वता बहुत अच्छी इनकी थी। फारसी भाषा पर, अरबी में इनकी बड़ी पकड़ थी। ये स्वयं भी भारत की तरफ से जब लड़ न सके, भारत को बचा न सके, तो इन्होंने एक शायरी पेश किया अपनी तरफ से कि ना किसी के आँख का नूर हूँ, न किसी के आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका वो मैं बुझता हुआ चिराग हूँ। ये शब्द किसने कहा था? बहादुर शाह जफर ने कहा था। और इनकी कहानी बस इतनी ही रही कि इन्हीं के सामने इनके दोनों बेटों को अंग्रेज़ों ने जिंदा तोप से उड़ा दिया था। बड़ा दर्दनाक घटना और मंजर रहा वो 1857 का। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1856 में हुई थी? तो उस घटना को हम लोग कहते हैं अवध पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था। अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया। किसका आरोप? कुशासन का। आप जानते हैं अवध का संस्थापक कौन था? सआदत खां। क्या नाम था? सआदत खां थे अवध के संस्थापक। और अवध का अंतिम नवाब जो था, जिसे गद्दी से उतार दिया गया था जबरन कुशासन का आरोप लगाकर, वो थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। इन्हें गद्दी से कुशासन का आरोप लगाकर उतारा किसने था? तो उतार दिया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने कार्य ये घटनाओं को अंजाम दिया? लॉर्ड डलहौजी ने ये काम किया। और अवध पर जबरन इन लोगों ने क्या किया? कब्जा कर लिया, क्योंकि अवध को एक बफर राज्य के नाम से जाना जाता था। किस राज्य से? बफर राज्य के नाम से भी जाना जाता है अवध को। और इस तरह से अवध पर पूरी अपनी सत्ता को स्थापित कर दिया किसने? ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि निगाहें पहले से कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार की इस पर थी। डैश को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। ये किस वर्ष कहा गया? 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा की गई थी प्रयागराज के मिंटो पार्क में। कहाँ पर? प्रयागराज के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का ये घोषणा पत्र पढ़ा था। मिंटो पार्क में ये घोषणा पत्र पढ़ा। मिंटो पार्क में किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि अब भारत की सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से हट करके महारानी विक्टोरिया के हाथों में जाती है। भारत की जनता बड़ी खुश हुई, भारत के लोग बड़े खुश हुए कि हो सकता है कि इन दमनकारी शोषणकारी लोगों के हाथ से सत्ता बदली है, अब हम लोग महारानी के प्रजा हो चुके हैं, हो सकता है महारानी की दया दृष्टि हम पर बरसे। लेकिन सत्ता बदल गई, शोषण नहीं बदला। सत्ता बदल गई, शोषण नहीं बदला, केवल नाम बदल गया। अधिकारी वही रहे, दमन वैसा ही रहा, बल्कि प्रकोप और बढ़ता चला गया। और भारत की में इनका कहर, इनके तांडव ऐसे रहे कि रूह कँप जाती है जब हम लोग भारत की आज़ादी को पढ़ते हैं। आप ग्रंथों को पढ़िए या ना पढ़िए, आप भगवत गीता पढ़ते हैं कि नहीं, नहीं पता मुझे, आप कुरान पढ़िए कि ना पढ़िए, लेकिन एक बार भारत की आज़ादी का मंजर जरूर पढ़िए कि जिस सुकून में आज आप रह करके भारत में
अध्ययन कर रहे हैं, जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, बड़े सुकून से। मेरा अपना मानना है हर एक इंसान को भारत की आज़ादी का मंजर एक बार पढ़ना चाहिए। बड़ा पवित्र और अनुपम मंजर है, ताकि आपको यह पता चल सके, स्मरण रहे कि भारत में लाखों कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम लोग बैठ बैठ कर किसी पे कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, लेकिन कितने हमारे युवकों ने किसी विशेष चाहत के लिए नहीं, कुछ उनको मिला नहीं, लेकिन आज़ादी के लिए, कि ताकि आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल सुकून से रह सके, कोड़ों की मार न झेल पाए, भूखे न मरने पाए, इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दिया। तो एक बार इस ग्रंथ को जरूर आप पढ़िए, ताकि भारत की आज़ादी का वो मंजर और दृश्य आपके मन मस्तिष्क में स्मरणीय बना रहे, वंदनीय बना रहे। ये बहुत दिव्य और अनुपम ग्रंथ है भारत की आज़ादी का पहल। आते हैं अगले सवाल पर कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ, और ये खत्म कब हुआ था? तो ये खत्म हुआ था 20 जून 1858 को ग्वालियर में। हम लोग बात करते हैं 1857 के विद्रोह का। 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था किसने? डिज़रायली ने। और इस 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा किसने? तो ये कहा था बीडी सावरकर ने। इस विद्रोह की सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो आरंभिक शुरुआत जो हुई वो बैरकपुर छावनी से हुई थी। कहाँ से? बैरकपुर छावनी से। किसने किया था? मंगल पांडे ने किया। किसने किया? मंगल पांडे ने। और ये 34वीं रेजिमेंट का जवान था, और इसने अपने कर्नल और अपने लेफ्टिनेंट मेजर बाग और ह्यूरसन को गोली मारकर और चाकू मारकर हत्या कर दी। बाद में इनको फांसी की सजा हुई। लेकिन इस विद्रोह की जो पहली शुरुआत होती है वो कहाँ से? मेरठ में। और मेरठ में शुरुआत हुई और अंत कहाँ हुआ? जाकर के ग्वालियर में इसका अंत हो गया। मेरठ में इसका नेतृत्व किसने किया था? कदम सिंह ने। मेरठ में नेतृत्व किसने किया? कदम सिंह ने। दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। लखनऊ में किसने किया था? तो लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने। और कानपुर में किसने किया था? तो नाना साहब ने किया। इलाहाबाद में किसने किया? लियाकत अली ने किया। किसने किया? मौलवी लियाकत अली ने किया। फैजाबाद में किसने किया? मौलवी अहमद उल्ला साहब ने किया था। और झांसी में आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और बिहार के जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गजाधर सिंह ने किया था। और मथुरा में देवी सिंह ने नेतृत्व किया था। किस विद्रोह का? 1857 की क्रांति का नेतृत्व अलग अलग स्थानों पर लोगों ने किया था। हमारे हार का नतीजा यही रहा कि सभी लोगों ने अलग अलग लड़ा। अगर एक साथ लड़े होते तो शायद मंजर ये होता कि 1858 में भारत आज़ाद हो गया होता। लेकिन चलिए, नियत में कुछ और लिखा था, तो नियत का जो लिखना था वो हुआ, जो लेखनी था वो हुआ। लेकिन इन केंद्र और इन केंद्र के लड़ने वाले योद्धाओं का नाम आपको ध्यान में रखना है। पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे, जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया गया था? इन्हें मार्च 2014 में खोजा गया है। तो वो थे कहाँ पर? अमृतसर में। अमृतसर वैसे भी सुनकर के हमारे रूह कँप जाते हैं, क्योंकि यहीं पर हम लोग 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ते हैं। कहते हैं मानवीय स्वरूप पर सबसे निशंसनीय हत्या अगर कहीं हुई है तो है जालियांवाला बाग हत्याकांड। और ऐसे संबंधित अगर पहली घटना कहीं भारत में हुई तो था पत्थरू घाट का विद्रोह, जहां हमारे बिना हथियार के निर्बल दुर्बल किसानों पर झकझोर गोलियों का प्रहार किया गया। उनको ऐसे मार दिया गया कि जैसे पशुओं को भीड़ में मारा जाता है, जैसे लोग मेले में जाकर के बैलून पर निशाना लगा करके इनाम जीतते हैं, ऐसे तरह कुछ गोलियां चलाई गई और हमारे किसानों की शहादत और बलिदान हुआ। तो पत्थरू घाट असम में भी ऐसी घटना हुई, और वही घटना आगे चल कर के उससे भी भयंकर मंजर को लेते हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ बैसाखी मास के दिन। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित किस विद्रोह से संबंधित थे? अभी हम लोगों ने बात किया सिपाही गदर या उत्परिवर्तन 1857 का विद्रोह। इन्होंने नेतृत्व कहाँ का किया था? लखनऊ का। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेज के खिलाफ हिस्सा लिए थे।
तो ये हिस्सा लिए थे फराजी आंदोलन में। कौन सा आंदोलन? फराजी आंदोलन। आप जानते हैं सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था, सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? आनंद मठ में। ये खूब पूछा गया है कि किस विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में मिलता है? सन्यासी विद्रोह का। और इसकी रचना किसने किया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इस आनंद मठ को, इसकी रचना 1882 में की गई। इस आनंद मठ को हम लोग बंगाल का बाइबिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का बाइबिल। तो सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में। फ़कीर विद्रोह भी कहाँ हुआ था? बंगाल में ही हुआ था। सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में किया गया था। मुस्लिम सुधार के लिए उन्होंने पहल किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? आप सभी खूब जानते हैं, बड़ा ही फेमस रहा बारदोली सत्याग्रह 1928 में। और यहीं पर वल्लभ भाई पटेल को यहाँ की महिलाओं द्वारा संबोधित किया गया। किस नाम से? सरदार के नाम से। तो यहाँ की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। कहाँ पर? बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने सफल सत्याग्रह किया था और वहाँ के जनता से जो सरकार शोषण कर रही थी उस शोषण को समाप्त किया था। दांडी मार्च आगे हम लोग देखेंगे। बड़ा भारत में नमक सत्याग्रह के संदर्भ में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था। मास्टर दा के नाम से जाने जाने वाले सूरसेन की घटना चटगांव शस्त्रागार बिल्कुल अपने आप में अनोखी और अनुपम थी। अंग्रेज़ों को बिल्कुल इन्होंने एक अलग स्वरूप दिखा दिया कि अगर कलम के जगह पर बंदूक आ जाए तो क्या इसका हस्र होता है। काकोरी षड्यंत्र आप सभी जानते हैं, 9 अगस्त 1925 को, जिसमें हमारे अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह जैसे तमाम क्रांतिकारी बलिदान को भेंट हुए और उनके बलिदान कहीं न कहीं भारत की आज़ादी में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है। चैतन्य, जिन्हें श्री गौरांग के नाम से जाना जाता है, एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। ये कहाँ के थे? नदिया के। नदिया जिला कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए 1875 में स्थापना की थी इंडियन लीग की। इंडियन लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और यही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें उदारवादी पार्टी की ओर से फिन्सबरी में, लंदन में ये सांसद बने थे। कौन? तो आपके दादा भाई नौरोजी। ये पारसी समुदाय के थे, पारसी परिवार के थे, भारत के बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति थे। इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पहली बार 1886 में किया, दूसरी बार 1893 में किया और तीसरी बार 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था दयानंद सरस्वती द्वारा। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं? दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर? मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसे आर्य समाज का बाइबिल कहते हैं। और इन्हीं दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो, और भारत भारतीयों के लिए इनका बड़ा मशहूर नारा है। और इनके समाधि स्थल को हम लोग ऋषि उद्यान कहते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ये वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्हें भारत का दूसरा ICS अधिकारी कहते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनकी बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका थी बंगाली, और जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन की पहल की थी। कहाँ पर? बंगाल में। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। और इन्हीं श्री नारायण गुरु साहब ने केरल में एक आंदोलन शुरू किया था जिसको कहते हैं हम लोग बायकोम आंदोलन। मंदिरों में प्रवेश को लेकर चलाया गया पहला आंदोलन था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय वायसराय कौन था? तो उसका नाम था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 तक इसका कार्यकाल था। उन्हीं के काल में स्थापित किया गया था। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1920 में यह सभा स्थापित किया गया था। चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह आंदोलन शुरू किया गया था
घासीदास द्वारा। किसके द्वारा? घासीदास ने इसको शुरू किया था। कर्नाटक में बासवन्ना और उसके साथी जैसे कि अलामामा प्रभु और अकमामा देवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इन्होंने वीर शैव आंदोलन की शुरुआत की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है? राजा राम मोहन राय की। इस समाज की स्थापना कहाँ किया गया? कोलकाता में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए। हिंदू धर्म में कैसी व्याप्त कुरीतियाँ थी? जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, जैसे जाति पात, छुआछूत, भेदभाव, इन सभी का क्या करना था? समापन करना था। और ये पहल हमारे राजा राम मोहन राय ने शुरू किया, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक राष्ट्र का निर्माता, बंगदूत, आधुनिक पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। किसको? राजा राम मोहन राय को। और आप जानते हैं इनकी सबसे मशहूर पत्रिका जो थी संवाद कौमुदी। ये पहली पत्रिका इनकी थी संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, और दूसरी पत्रिका का नाम था मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार। और ये एक याद और रखना कि इनका समाधि स्थल कहाँ है? ब्रिस्टल लंदन में है, क्योंकि ये वहाँ पर गए थे। 1833 में इनकी वहीं मृत्यु हो गई। अंतिम मुगल सम्राट जो थे, उत्तरकालीन मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन में वृद्धि हेतु ये लंदन गए थे और वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये हैं आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य है कि जो हिंदू ईसाई बन गए थे, पुनः उन हिंदू से ईसाई बने लोगों को पुनः इन्होंने हिंदू बना दिया। किस आंदोलन के माध्यम से? शुद्धि आंदोलन चला के। बाकी आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी बेलूर, पश्चिम बंगाल में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सहयोग अविस्मरणीय है, जिनके सहयोग से भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया 1856 में। और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक का उल्लेखनीय योगदान है। में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। तो वो कौन था? फैजपुर। कांग्रेस का सबसे पहला जो गांव में अधिवेशन हुआ था 1936 में फैजपुर में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। और ये कब किया गया था? दिसंबर 1885 में। कांग्रेस की स्थापना ही हुई कब? 28 दिसंबर से 30 दिसंबर 1885 के मध्य। कहाँ पर? मुंबई में हुआ, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? डफरिन था। कौन था? डफरिन। और इसके संस्थापक कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो उनका नाम था A.O. ह्यूम। और पहला महासचिव भी कौन था? A.O. ह्यूम। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ वो 1885 में हुआ। सुनकर याद रखना इसको और ध्यान में रखना, ये पूछे जाते हैं दोस्त। पहला अधिवेशन 1885, दूसरा 1886 में हुआ, तीसरा 1887 में हुआ और चौथा 1888 में हुआ। पहले अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो पहला हुआ आपका बम्बई में, पर होना कहाँ था? पूना में, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया तो पहला बम्बई में हुआ। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। और चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। पहला अधिवेशन 1885 जो बम्बई में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? W.C. बनर्जी ने किया। दूसरा अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने किया। और तीसरा अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया? बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। और चौथा अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया। किसने किया? जॉर्ज यूल ने। तो कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। और पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। ऐसे मैं आपको कुछ और याद कराना चाहता हूँ यहाँ पर कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? एनी बेसेंट। क्या नाम है? एनी बेसेंट थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। क्या नाम था? सरोजनी नायडू। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा भी कौन थी? सरोजनी नायडू। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या नाम था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
मैं कांग्रेस की कुछ प्रमुख बातें आपको बताऊं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद और सबसे सुपर डुपर खास महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया? 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार झंडा गीत गाया गया? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। और राष्ट्रगीत किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया? 1911 कलकत्ता के अधिवेशन में। इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और झंडा गीत किस अधिवेशन में गाया गया? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938, जिसके रचयिता हैं, झंडा गीत के रचयिता हैं श्यामलाल पार्षद गुप्त। बाकी आप जानते हो भारत में आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। और अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इतनी बातों को ध्यान रखोगे तो हर सवाल आप कांग्रेस का सॉल्व कर ले जाओगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? तो इस सत्र के महत्वपूर्ण होने का कारण क्या था? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और इसी समय 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि को राष्ट्रीय झंडा फहराया गया और भारत में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। देखो, स्वराज्य की मांग तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, लेकिन पूर्ण स्वराज्य की मांग लाहौर अधिवेशन में किया गया। और इसी तरह यहीं से हम लोगों ने 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था और आज़ादी की कसम खाई थी कि हम लोग आज़ाद होंगे कब? 26 जनवरी को। लेकिन आज़ादी मिल गई 15 अगस्त को। आगे इसकी बातें हम आपको बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? देखो, सवाल वही आ गया। 1930 में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाए हैं। एक चीज़ लेकिन याद करके रखना कि अगर पूछा जाए 1947 से पहले हम लोग 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते थे? तो 1947 से पहले हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। कौन सा दिवस मनाते थे? स्वतंत्रता दिवस। लेकिन 1947 के बाद से हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाने लगे? गणतंत्र दिवस मनाने लगे। कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस। आप जानते हैं गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी? तो अभी हमने आपको बताया A.O. ह्यूम, एलन एक्टोबियन ह्यूम। ठीक है, ये था ब्रिटिश, लेकिन भारतीय आज़ादी में इसका हृदय बहुत ही झुकाव था, इसका हृदय भारत की आज़ादी की तरफ। निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था? तो ये किया गया था स्वदेशी आंदोलन में। भारत में पहली बार जो झंडा फहराया गया स्वदेशी आंदोलन में 1905 में। स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू किया गया? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और इसमें राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। वो 3 रंग का झंडा था। सबसे ऊपर पट्टी लाल थी, मध्य की पट्टी जो थी वो पीले रंग की थी और पीला रंग था, और नीचे की पट्टी जो थी हरा रंग था। और इस बीच वाली पीले पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। क्या लिखा था? वंदे मातरम लिखा था। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज यहीं फहराया गया था। कहाँ? स्वदेशी आंदोलन में, जो बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का खूब आपको याद है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का आपको खूब याद रहेगा। और खिलाफत आंदोलन 1919 का आपको याद ही होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन 1919 का आपको याद ही रहना चाहिए। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष किया? 1905 में। सबसे घृणित इसकी घटना थी किसकी? लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय धन को, भारतीय वैभव को बर्बाद कर दिया। इसने भारत में सबसे पहले सांप्रदायिकता की नींव डाली और इसी की वो नींव है, इसी की वो क्रियाकलाप है कि आज हम लोग जिसे पाकिस्तान के रूप में देख रहे हैं। यह विभाजन सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल का विभाजन 2 टुकड़ों में कर दिया। इसने बंगाल को बांट दिया कितने भागों में? 2 टुकड़ों में। एक तो इसने पूर्वी बंगाल कर दिया जहां मुसलमानों की आबादी अधिक थी, पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी। दूसरा इसने पश्चिमी बंगाल बनाया जहां हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी। पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया गया किसको? ढाका को।
और पश्चिमी बंगाल की राजधानी किसे बनाया गया? कोलकाता को। और यहाँ पर इसने प्रशासन चलाने के लिए अपने एक एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। पूर्वी बंगाल का इसने लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया किसको? सर ब्लूमफील्ड फुलर को। और पश्चिमी बंगाल का बनाया सर एंड्रू फेजर को। और इस तरह से कहते हैं इसने भारत में सांप्रदायिकता की पहल की थी। इसके काल की सबसे जो अपमानित एक घटना और थी दिल्ली दरबार। ब्रिटेन के महाराजा व महारानी के सम्मान में भारत में कौन सा दरबार लगाया गया? दिल्ली दरबार। भव्य और दिव्य दिल्ली सजाया गया। कुछ चंद महीनों के लिए दिल्ली को बिल्कुल स्वर्ग बना दिया गया। इतना हमारे कुछ बड़े इतिहासकार और लेख में लिखते हैं, इस किताबों में जिक्र मिलता है कि दिल्ली को इतना सजा दिया गया कि दिल्ली को देखने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे इंद्रलोक धरती पर आ चुका है। इतना ज़्यादा सजावट किया गया, भारतीय रुपयों की इतनी ज़्यादा बर्बादी हुई उसमें। और ये सम्मान किसके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया? ब्रिटेन के महाराजा या महारानी के स्वागत के लिए। और कितने दिल्ली दरबार लगे हैं? 3 बार। पहली बार 1877 में लॉर्ड लिटन के काल में दिल्ली दरबार लगा। दूसरी बार 1903 में लॉर्ड कर्जन के काल में दिल्ली दरबार लगा। तीसरी बार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। भारत में ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था, तो भी वही सवाल फिर देख रहे हो ना, आयोग एक ही सवाल को बार बार रिपीट कर रहा है। लॉर्ड कर्जन आप जानते हैं 6 अप्रैल 1919 के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिवस को हम लोग मनाते हैं रॉलेट एक्ट। ये वही एक्ट है जिसे हम लोग बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहते हैं। ये हमारे क्रांतिकारियों और अराजकतावादियों के खिलाफ अंग्रेजों ने लाया था। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये कानून लाया गया। इसे काला कानून भी कहा गया। और इसी के विरोध में भारत के अनेक स्थानों पर इसका विरोध किया गया। इसी का विरोध पंजाब में कर रहे थे कौन? तो इसी का विरोध कर रहे थे पंजाब में डॉक्टर सतपाल और किचलू, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उस गिरफ्तारी का विरोध जब जनता करने लगी तो जनरल डायर डायर ने आकर के उन निहत्थे लोगों पर गोली चला दी, जिसे हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये सत्याग्रह हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा 1919 में किया गया था। इसके खिलाफ किसके? रॉलेट एक्ट के। में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। मैंने अभी आपको बताया कि रॉलेट एक्ट जो आया था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, उसका भारत के सभी स्थानों पे विरोध हो रहा था। पंजाब में भी विरोध हुआ। और पंजाब में जब जनता बैसाखी मास के दिन इसका सभा चल रहा था उसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में डायर आकर के उन निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाया। ये इतिहास में पहली ऐसी घटना है जब निहत्थे लोगों को बिल्कुल पशुओं से बदतर मौत मारी गई है। कहते हैं सभी के सभी लोग, जो आवाज़ें चीख निकल रही थीं, वो चीखें भी बाहर तक ना आ पाईं, क्योंकि गोलियों की ऐसी धुआंधार बौछार हो रही थी कि वो चीखें गोलियों के आगे दब गईं, कुचल दी गईं। कहा जाता है, कवि ने लिखा कि 10,000 गोलियां लगातार 1650 चक्र चले, जल मरे सहस्त्रधिक प्राणी, लाशों से संकुल हुई गली, चंगेज अलाकू अब्दाली, नादिर तैमूर सभी हारे, जनरल डायर की पस्ता से पस्ता रोए न मन मारे। पशुता से भी ज़्यादा घृणित कार्य किसने? डायर ने किया था। बाद में इस डायर को 1940 में हमारे क्रांतिकारी वीर उधम सिंह ने इनको समाप्त कर दिया लंदन में जा कर के। तो इस जालियांवाला बाग हत्याकांड में जब जांच हुआ कि चलो जांच किया जाए भाई कि कितने लोग मारे गए, तो सरकारी आंकड़ा ऐसा आया कि बिल्कुल हृदय को और स्तब्धित कर दिया। सरकारी आंकड़े ने कहा कि 379 लोग केवल मारे गए हैं। बाद में इसकी जाँच के लिए 2 कमेटी गठित की गई। एक हंटर कमेटी 8 सदस्यीय, जिसमें 5 अंग्रेज 3 भारतीय, और एक तहकीकात कमेटी। तो तहकीकात कमेटी जो थी ये कांग्रेस के द्वारा गठित की गई थी। हंटर कमेटी ने बस इतना केवल कहा कि हाँ, गलत काम किया किसने? डायर ने। डायर को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। लेकिन इस कांड के एवज में हमारे गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। किसकी? कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। किसकी? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। सर सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। किसकी? सर की उपाधि त्याग दी थी। और शंकर नायर ने कांग्रेस के
शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। किसके विरोध में? जालियांवाला बाग हत्याकांड के। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? दो सवाल अलग अलग तरीके से, इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज द सुपर और डुपर, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही खास महत्वपूर्ण होने वाला है और होगा भी। अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन, उसके नेता का इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी गलत सुमेल को पहचान करना है। तो पागलपंथी विद्रोह जो था ये तीरू सिंह ने नहीं किया था, बाकी सभी विद्रोह सही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन कब किया गया था? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर गदर पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। कई भारतीय भाषाओं में गदर पत्रिका निकाली गई थी। भारत में साइमन कमीशन के आगमन के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो उसे हम लोग कहते हैं काकोरी षड्यंत्र। 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन ट्रेन लखनऊ टू सहारनपुर जाने वाली ट्रेन को हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने उसमें रखे गए खजाने को लूट लिया था। बाद में शिनाख्त हुई तो हमारे क्रांतिकारियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। 1920 के दशक के शुरुआत में एक उग्रवादी गोरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की किस पहाड़ी में फैल गया था? तो वह था आपका गुडेम। कौन सी पहाड़ी थी? गुडेम थी। काकोरी षड्यंत्र मामले में किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी की सजा दी गई थी? तो आप जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां साहब। रिकॉर्ड के अनुसार पता चलता है कि फांसी की सज़ा से मरने वाले पहले मुस्लिम यही थे संभवतः। कौन? अशफाक उल्ला खां साहब। 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी के बीच एक समझौता था, जिसके बाद गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया था। तो ये समझौता गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य हुआ था, पर इस पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो हिंदुओं की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। और ये समझौता क्यों किया गया? क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पांचाट की घोषणा की, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की सिफारिश की थी। और ये सुनते ही गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया कि या तो ये व्यवस्था समाप्त हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये हड़ताल आंदोलन बंद नहीं करूंगा। तो कहते हैं कि बड़ा दबाव डाला गया अम्बेडकर जी पर और फिर ये क्या हुआ? समाप्त कर दिया गया और उनके लिए, दलितों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ मिलकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? यह 1918 में। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण 1917 में। वैसे गांधी जी ने पहला सत्याग्रह तो अफ्रीका में ही किया था, पर भारत में उनका चंपारण में, जहां पर जाकर तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया। अहमदाबाद में प्लेग बीमारी फैल गई थी, तो मज़दूरों को बड़ी समस्या हो रही थी। गांधी जी यहां पहुंचकर उन मज़दूरों को 35% बोनस दिलाया। और उसके बाद गांधी जी 1918 में खेड़ा में गए। खेड़ा में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी और सरकार उनसे जबरन लगान वसूल रही थी। सरकार ने वहाँ पर गांधी जी पहुँच करके लगान को माफ़ कराए। तो भारत में 3 सत्याग्रह गांधी जी किए, तीनों सफल था, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। लेकिन गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ की थी? अहमदाबाद में। सबसे पहले गांधी जी भूख हड़ताल भी कहाँ किए थे? अहमदाबाद सत्याग्रह में। और गांधी जी का पहला किसान सत्याग्रह कौन था है? तो वो है आपका खेड़ा सत्याग्रह। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? चलो अब कमेंट करके, आपकी बारी है, बताओ मुझे। अभी मैंने आपकी इसकी खूब बढ़िया से व्याख्या दी आपको। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? अभी बात किया किसमें? यरवदा जेल में यह किया था। 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी किसकी सलाह पे भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया था? तो ये सलाह इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उनका नाम था महादेव गोविंद रनाडे। और महादेव गोविंद रनाडे के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? केशव चंद्र सेन। क्या नाम था? केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे आपके राजा राम मोहन राय। ये नाम आपको ध्यान में रखना होगा।
1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पुनः पैक्ट हुआ? देख रहे हो ना, ये एक सवाल 5 बार पूछा जा चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था 24 सितंबर 1932 को। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। वैसे सबसे पहले महिलाओं ने हिस्सा लिया था स्वदेशी आंदोलन में, लेकिन सबसे जोरदार भागीदारी जो हुई वो कहाँ हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जो 1930 से लगभग 1934 तक छुटपुट चलता रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज्य ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी जी ने स्वयं किया था। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या मांग रखी थी? तो यही मांग रखा था कि जिस तरह से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन है, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, वैसे इन्होंने दलितों के लिए मांग कर दिया। और जब मांग किया तो भारत को बांटो और राज करो की नीति पर अंग्रेजों को बड़ी खुशी हुई। और इसी खुशी का प्रतिफल था कि 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी, जिसके खिलाफ गांधी जी अमर अनशन पर बैठ गए थे और बाद में से वापस लेना पड़ा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था आपका दिसंबर 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। और इस गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिए थे और कांग्रेस की ओर से गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। किस गोलमेज में? केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस क्षेत्र के पश्तून के नेता थे? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को सीमांत गांधी कहते हैं। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया था। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए एक प्रसिद्ध प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? अब्दुल गफ्फार खान साहब ही हैं। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? वो था खिलाफत आंदोलन। 1919 से लेकर 1924 तक ये चलता रहा खिलाफत आंदोलन। इसकी बड़ी कहानी है, कभी मैं बताता हूँ आपको खिलाफत आंदोलन की कहानियाँ। निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे और जुड़े हुए थे? CR दास, चित्तरंजन दास, जिन्होंने आगे चलकर कांग्रेस से त्यागपत्र देकर 1923 में एक पार्टी बना दी थी जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी। CR दास उसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू उसके महासचिव बनाए गए थे। किस पार्टी के? स्वराज्य पार्टी के। और विट्ठल भाई पटेल उसमें सदस्य हुआ करते थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित किया जाने वाला पहला जन आंदोलन था? आप सभी जानते हैं 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जैसे प्रारंभ हुआ, इसी दिन क्या हुआ था? तिलक साहब की मृत्यु हो गई। तो असहयोग आंदोलन को कौन देख न पाए? तिलक साहब। लेकिन कहते हैं इन्होंने स्वीकृति दे दी थी किसकी? असहयोग आंदोलन के चलाने की। और असहयोग आंदोलन में ये भारत का सबसे व्यापक और पहला जन आंदोलन था। कौन? असहयोग आंदोलन, जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी, छात्रों की, वकीलों की, सबकी भागीदारी थी। व्यापारियों ने, सब ने इसमें हिस्सा लिया। और तिलक साहब की जब मृत्यु हो गई तो एक कोष बनाया गया था, तिलक कोष, और उसमें 6 माह के भीतर 1 करोड़ रुपए का फंड तैयार हुआ, जो मदद किया क्या चलाने में? असहयोग आंदोलन चलाने में। लेकिन इस असहयोग आंदोलन की चलती हुई गाड़ी की स्पीड जो बनी थी 60 और 70 की स्पीड में चल रही, यह हमारा आंदोलन अचानक ब्रेक लग गया। ब्रेक लगा क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। इस आंदोलन का उद्देश्य ही क्या था? अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से चलाना था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कुछ लोग विरोध और धरना कर रहे थे। पुलिस ने उनको मारना पीटना शुरू किया। तो उन लोगों ने क्या किया? पुलिस कर्मियों को जेल में बंद करके 20 से 22 पुलिस कर्मियों को जेल में बंद करके जला दिया। और ये घटना जब गांधी जी तक चली तो गांधी जी ने बड़े क्षुब्ध हुए, क्योंकि उनका उद्देश्य था अहिंसक इसको आंदोलन को चलाना, और ये हिंसा हो गई। तो बारदौली अधिवेशन में 12 अगस्त 1922 को
12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया गया, असहयोग आंदोलन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो यह बैठक हुई थी नागपुर अधिवेशन में, और कांग्रेस का सबसे बड़ा अधिवेशन यही था, नागपुर अधिवेशन, जिसमें असहयोग आंदोलन चलाने की पुष्टि हुई थी। चौरी चौरा कांड आधुनिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। 5 फरवरी 1922 की घटना है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि इसमें कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें 7 सदस्य थे, सब के सब अंग्रेज सदस्य थे। और ये साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा है? 3 फरवरी 1928 को आया, और बंबई में साइमन गो बैक का नारा लगाया गया, और इसका सबसे तूफानी केंद्र बना था लाहौर में, जहां पर लाठियों का प्रहार हुआ। और ये लाठियां लगी किसे? लाला लाजपत राय को लगी थी, जिन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगी एक एक लाठी ब्रिटिश ताबूत की कील साबित होगी, जो हुई भी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से। ये 12 मार्च से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला। 6 अप्रैल 1930 तक, यानी कह सकते हैं कुल 24 दिनों तक। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला? 24 दिनों तक चला था, और इसमें कुल 78 सेवक शामिल हुए थे। कितने? 78 समर्थक शामिल हुए थे, और ये 241 मील का सफ़र था, गांधी जी ने पूर्ण किया। और समुद्र तट पे जाकर के वहाँ पर नमक बनाया बिना फिल्ट्रेशन के। गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? अभी हमने बात किया 271 मील की दूरी तय की थी। किस अमेरिकी पत्रकार ने धर्षणा नामक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था? बेब मिलर ने। कहते हैं नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च की सबसे हिंसक घटना और बर्बर घटना थी, जब अंग्रेज़ों ने बहुत लोगों को इतना ज़्यादा भयानक जुल्म किया था। अंग्रेज़ों के द्वारा सबसे खतरनाक जुल्म जो था वो धर्षणा पर था, जिसमें लोगों बिल्कुल अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से धर्षणा नमक डिपो की तरफ जा रहे थे। अंग्रेज़ों ने बर्बरता रूप से पीटा, लोगों को खूब मारा, लेकिन गांधी जी का आदेश था ये सत्याग्रह, ये हमारा मार्च जो है ये बिल्कुल अहिंसक है, हमें हाथ नहीं उठाना है, अपने मार्ग की तरफ चलना है। लोग चलते रहे, अंग्रेज पीटते रहे, लहू गिरता रहा, पर लोगों ने हाथ तक न उठाया। शरीर रक्त रंजित हो गया, पूरे रास्ते खून की ललाट से चमक उठे, लेकिन एक भी व्यक्ति प्रत्युत्तर में अपने हाथ को नहीं उठाया। ऐसे हिंसक और बर्बरतापूर्ण घटना को कवर किया था किसने? अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता किया गया था। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों की बातचीत करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी? अभी हमने बात किया इरविन के साथ। गांधी इरविन समझौता इसे कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो 23 मार्च 1942 को एक सदस्यीय क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ था। लता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थे, वे कहाँ की रहने वाली थी? तो ये थी असम की। कहाँ पर? असम की रहने वाली थी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग के द्वारा यह मनाया गया था सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में, और प्रस्ताव पास किया गया था, अभी नहीं तो कभी नहीं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो महाशय थे हमारे अरुणा आसफ अली साहब थी, जो भारत के छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में थी अरुणा आसफ अली। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसका था? तो भारत का बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक। भारत का लोकमान्य तिलक किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। इनकी 2 पत्रिकाएं मराठा और केसरी याद रखना। इन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव भी शुरू किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बिसेंट चिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। किसे? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने किस रूप में प्रणीत किया? अभी देखो बात किया हमने, भारतीय शांति के जनक के रूप में प्रणीत किया है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था?
देख रहे हो ना, यही सवाल बार बार आ रहा है। तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका नारा किसने दिया था। करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का हिस्सा है भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो किसने कहा? गांधी जी ने कहा। मरो नहीं मारो किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। मरो नहीं मारो किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री साहब ने। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो यह नियुक्ति 1882 में की गई थी। कहते हैं भारत में शिक्षा का पहला आयोग कौन था? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब लाया गया? ये लोक शिक्षा आयोग था। वुड डिस्पैच 1854 में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं वुड डिस्पैच को। दूसरा आयोग आया 1882 में, हंटर आयोग। तीसरा आयोग आया सैंडलर आयोग, कब? 1917 में। यह भी शिक्षा संबंधी है, सैंडलर आयोग 1917 में। फिर आया सार्जेंट योजना 1944 में। सार्जेंट योजना भी किससे संबंधित है? शिक्षा से, 1944 में। इसके बीच में तमाम आए, हार्टोंग समिति भी आई थी, वर्धा मूल शिक्षा योजना भी आई थी, और अब तो नई शिक्षा नीति आ चुकी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। किसकी अध्यक्षता में? के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की सबसे घृणित नीतियाँ क्या थी? व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति। व्यक्तिगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति का शिकार सबसे पहले कौन हुआ? सतारा। फिर जैतपुर, सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर पर इन्होंने क्या कर लिया? कब्जा। सतारा पर कब किया? 1848 में। जैतपुर व संभलपुर पर 1849 में। सतारा, जैतपुर, बघाट पर 1850 में। नागपुर में 1852 में। झांसी में 1853 में इन्होंने अधिकार कर लिया था। शाही उपाधि अधिनियम के माध्यम से महारानी विक्टोरिया ने कैसर हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की। महारानी विक्टोरिया द्वारा उक्त उपाधि धारण किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। मैंने बताया कि पहला दिल्ली दरबार कब लगा? 1877 में। उसी में महारानी को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था और 3 बार दिल्ली दरबार लगा। इसके पहले मैंने इसका एक्सप्लेन किया है, ध्यान से सुन लेना। पूरे सेशन को देखो, जल्दबाजी में आ रहे हो, चले जा रहे हो, कोई मतलब है नहीं, फिर मत आओ। ज्ञान लो तो पूरा लो, आधा ज्ञान से कुछ नहीं होता, आधा पेट तो भोजन करते नहीं। भोजन पूरा चाहिए तो ज्ञान भी पूरा रखो, अधगत गगरी छलकत जाए, ऐसा मत करो। पूरा सुनो, पूरा देखो, आपके लिए महत्वपूर्ण है और ज़्यादा लाभकारी है, इसका नुकसान होने वाला नहीं है। आपको आता है फिर भी सुनिए, रिवीजन होगा, नहीं आता तो ध्यान से सुनना ही है। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया था? क्रिप्स मिशन 1942, जिसका आगमन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत करने से था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारतीय लोक सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में पुलिस सेवा का जनक भी किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। न्यायिक सेवा का जनक भी किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया कि भारत में सबसे पहले पुलिस थानों की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण किया था और इसे हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। तो अंग्रेजों ने मैसूर पर कुल 4 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 4 बार आक्रमण किया था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट जो हुआ वो 1767 से 69 तक हुआ। 1767 से 69 तक पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1780 से 84 तक हुआ। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से लेकर के 92 तक हुआ था। और चौथा और आखिरी आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799 में। तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए हैदर अली मारा गया था और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। इन दोनों का मकबरा कहाँ है? श्रीरंगपट्टनम में, जो मैसूर की राजधानी हुआ करती थी। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति शुरू किया? अभी मैंने बताया, डलहौजी ने। और इस हड़प नीति का शिकार सबसे पहले कौन हुआ? सतारा, फिर जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था? तो इसका आगमन हुआ था 1743 में। प्लासी के युद्ध में इसने यही सेनापति था अंग्रेजों का। कौन? रॉबर्ट क्लाइव।
निम्नलिखित में से किसने अवध के अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो डलहौजी ने ही कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय 1856 में कर लिया था। सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना वार्ता के टूटने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक मामले की जांच करने के लिए नवंबर 1944 में गैर दलीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया था सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में सप्रू समिति गठित किया गया था। जन्म साखी, जिसका शाब्दिक अर्थ है जन्म कथाएं, ऐसी रचना है जिनमें निम्न की जीवनियाँ प्रकाशित हुई हैं। किसकी? गुरु नानक की। सिख धर्म संप्रदाय के या सिख धर्म के पहले गुरु का नाम ही गुरु नानक है। इन्होंने सबसे पहले लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए थे? तो उनका नाम था हरगोबिंद। तो सिखों में कुल कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए सिख संप्रदाय के। पहले का नाम था गुरु नानक, फिर आए गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जुन देव, हरगोबिंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो आखिरी गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। पहले थे गुरु नानक। निम्नलिखित में से किसे भारत में रॉकेट तकनीक के अगुवा होने का श्रेय दिया जाता है? तो टीपू सुल्तान को। और विदेश नीति फिर जोर देने वाला व्यक्ति भी कौन है? टीपू सुल्तान। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 1000 से अधिक है? आप जानते हैं भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ पर है? केरल में यही स्थिति बेहतर है। 1864 और 1864 से 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था? तो शिमला को, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। बनारस इनमें से किस राजा ने 1781 में वारन हेस्टिंग्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया था? राजा चैत सिंह ने विद्रोह भी किया था और गिरफ्तार किया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ही था वारन हेस्टिंग्स। इसी के काल में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स नो कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वकालत छोड़ करके और इसमें शामिल हुए और यहीं पर गांधी जी की पटेल की बेजोड़ मुलाकात हुई थी और यहीं पर कहते हैं दीवाने हो गए। किसके? गांधी जी पटेल साहब के और पटेल साहब महात्मा गांधी जी के। उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1435 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? तो वह था केसरी। और केसरी इन्होंने किस भाषा में निकाला था? अंग्रेजी में। केसरी किस भाषा में निकाला था? तो केसरी था मराठी भाषा में। और इनका दूसरा पत्र क्या था? मराठा, और मराठा था अंग्रेजी भाषा में। ये 2 पत्र इनके बड़े ही खतरनाक थे, क्रांतिकारी पत्र हैं जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा आग उगलते रहे। जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। तो किसके नेतृत्व में? सूरजमल के नेतृत्व में। जाटों के बड़े महान नेता थे। निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? इलाहाबाद के पार्क में, ठीक है, जहां पर इन्होंने स्वयं अपने ऊपर गोली चला ली और अंग्रेजों के हाथ आने से स्वयं हत्या कर लिया था। किसने? चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी ने। अपने 5 वर्षीय वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली दुर्गावती किस जनजाति की थी? तो ये थी गोंड जनजाति की। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? यह शासन था त्रिपुरा में, माणिक्य वंश ने शासन स्थापित किया था। राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? राजा आम्भी के बारे में खूब सुनाई देता है हम लोग, तक्षशिला के। कहाँ के? तक्षशिला के शासक थे राजा आम्भी, जिन्हें गद्दार भी कहा जाता है। 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे हाल का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो ये थे हमारे आर्थर कॉफर्ड महोदय को नियुक्त किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किसे समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? तो वह है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच का ये समझौता बहुत ही मशहूर है। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी शिक्षा माध्यम बनाने, प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो अभी हम लोगों ने इस पर बात भी किया था
तो ये था 1835 में लॉर्ड मैकाले ने यहीं पर सिफारिश किया था कि शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। किसके द्वारा सिफारिश किया गया था? लॉर्ड मैकाले के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। वर्ष किस वर्ष अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में एक चरखा रखा गया था? तो यह एक्सेप्ट किया गया, किस वर्ष अपनाया गया था? 1931 में कराची अधिवेशन उस समय चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का आयोग 1882 में आया? अभी हम लोगों ने बात किया, हंटर आयोग आया था, सैंडलर आयोग 1917 में आया था, विश्वविद्यालय आयोग 1904 में आया था, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय आयोग की बात करें, यूजीसी जिसे आप कहते हैं, 1953 में आया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में। 1774 ईस्वी में भारत के डाकघर की स्थापना किसके काल में की गई थी? तो यह स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में की गई थी। उस भूमि वैज्ञानिक का नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? उस भूमि वैज्ञानिक का नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? कृषि भूमि, क्या कहते हैं उसे हम लोग? कृषि भूमि कहते हैं। 1810 के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी का लगभग कितने प्रतिशत हुआ करता था? 95%। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो आगरा का जो सूबेदार बनाए गए थे वो समाई राजा जय सिंह बनाए गए थे। किसे बनाया गया था? समाई राजा जय सिंह ने, जिसे भारत में 5 जंतर मंतर स्थापित किया है। किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? तो 1920 में किया गया था, एम.एन. राय के नेतृत्व में। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रभुत्व हुआ करता था? तो खोखरों का। किसका? सबसे उजड़ जनजातियां थी खोखर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में। इसी को पहले हम लोग सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जानते थे, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? ये भूमिका निभाने वाले हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी बारदौली सत्याग्रह, कराची अधिवेशन बहुत ही स्मरणीय और विस्मरणीय रहा है। भारतीय सिविल सेवा की अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और दूसरे का नाम क्या है? तो दूसरे व्यक्ति का नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पहले कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर, और दूसरे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया था? तो इन्होंने जोर दिया था सत्य पर। गांधी जी के युगल सिद्धांत का नाम क्या है? सत्य और अहिंसा। गांधी जी के युगल या रामराज्य सिद्धांत कौन है? सत्य और अहिंसा पर गांधी जी खूब बल देते हैं। और जैन धर्म का भी मुख्यतः क्या है? अहिंसा पर बल देने वाला संप्रदाय जैन धर्म। भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन को बढ़ने का परिणाम क्या था? तो यह था एकता। क्या था? एकता। कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। गिरमिटिया मजदूर कौन थे? तो ये अफ्रीका में गए हुए मजदूर थे। वह मधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा पर भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करते थे। इन्हें अफ्रीका में ले जाकर के अंग्रेजों ने गन्ना की खेती कराने के लिए ले गए थे और वापस इनके एक साथ शोषण करने लगे। तो गांधी जी इनके लिए लड़ाई लड़ी थी गिरमिटिया मजदूरों के लिए। लाला लाजपत राय एक सक्रिय सदस्य थे। किस संप्रदाय के थे? आर्य समाज के, जिसकी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था। निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व घटी थी? यानी बंगाल विभाजन के पहले हुई थी। तो आप जानते हैं कि उसके पहले की जो घटना थी उसे हम लोग कहते हैं चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रैंड और एरेस्ट की हत्या कर दी थी। रैंड और एरेस्ट की, ये जो चापेकर बंधु थे, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, ये शिष्य थे किसके? बाल गंगाधर तिलक के, और इन प्लेग कमिश्नरों की हत्या की थी। और महाराष्ट्र में ये पहली यूरोपीय हत्या मानी जाती है। किसके द्वारा? चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी गलत कथन की पहचान करना है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया। जी हाँ, यहाँ ये शब्द हटा दीजिए, इन्होंने समर्थन किया था। अगर बंगाल विभाजन का किसी ने समर्थन किया था तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी, सलीमुल्लाह, नवाब वकारुल मुल्क के सहयोग से और आगा खां के सहयोग से। पंजाब एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय के सदस्य थे गरम दल के।
किस दल के? गरम दल के। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? 1941 में। यहाँ से चले गए सिंगापुर, जर्मन, जापान, तमाम जगह की यात्रा किया और एक अलग सरकार बना लिया सुभाष चंद्र बोस ने। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा बना रहा? तो यह था 1971 में, और यहीं पर पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का क्या हो गया? पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और दोनों अलग अलग हो गए। 1971 का वो घड़ी आज भी याद किया जाता है।